नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है, एग्ज़ाम्स में कई बार आता है, बहुत बार आता है। ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हम पिछले कुछ वीडियो में विश्व की विभिन्न जनजातियों के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप चूक गए हों तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, जहां पर हमने वर्ल्ड की मेन ट्राइब्स हैं उनके बारे में बात किया है। हम पिछली एक वीडियो में भारत की प्रमुख ट्राइब्स जो हैं, इंडिया की जो मेन ट्राइब्स हैं, उनके बारे में भी एक वीडियो बना चुके हैं कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजाति मिलती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम अलग अलग प्रदेश में मिलने वाली जनजातियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उस वीडियो में तो आपको ये बताया गया है कि हम लोग जो हैं किस किस इलाके में कौन कौन सी जनजातियां मिलती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है पर्टिकुलर इलाके में कौन सी जनजाति विशेषता है और उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम नॉर्थ ईस्ट की कर रहे हैं, इसके बाद हम जो है सेंट्रल इंडिया की, साउथ इंडिया की और दूसरे भागों की जो जनजातियाँ हैं उनका भी इसमें अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक, ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ। पूर्वोत्तर भारत, आपको मालूम है कि भारत की 7 सिस्टर स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है कि वो 7 बहनें जो राज्य हैं, ये वाले बिल्कुल पूर्व में जो है, उत्तर पूर्व में है और एक अलग प्रकार की भौगोलिक प्रदेश ये बनता है। तो इस इलाके में जो जनजातियाँ मिलती हैं उसका हम अध्ययन इस टॉपिक में करने जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो पहले एक बार मैप को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इस इलाके में जो अलग अलग जनजातियां मिलती हैं उनके बारे में देखें। तो ये जो यहाँ से शुरू करें सिक्किम से, तो सिक्किम में आप देख रहे हैं लापचा जनजाति है, उसके बाद इधर आपकी है मिश्मी जनजाति है, ये मिकिर जनजाति है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है, ये इलाका जो है, ये इधर जो है बोडो, असम में बोडो का जो विवाद चल रहा है, बोडो जनजाति का विवाद चल रहा है, वो विवाद है। तो बोडो जनजाति इस तरफ है। यहाँ पर जो है वो आसी जनजाति है इसी इलाके में। यहाँ पर प्रमुख जनजाति नागा, और यहाँ पर जो है वो गारो खासी, जो कि इसमें लिखा नहीं है, हम लिख सकते हैं खासी जो जनजाति है वो यहाँ पर खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जो है वो खासी जनजाति, गारो खासी जनजाति जो है वो भी इस इलाके में मिलती हैं। फिर ये जो पूरा एरिया है ये कुकी जनजाति का है। इधर जो है चकमा जनजाति मिलती है। चकमा के बारे में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। तो चकमा जनजाति जो है वो इस इलाके में है। कुकी, नागा, आसी, मिकिर, मिश्मी, बोडो, लापचा, गारो खासी जयंतिया, कुकी, चकमा, ये जो जनजातियाँ हैं ये प्रमुख जनजातियाँ हैं जो पूर्वोत्तर भारत में मिलती हैं। पूर्वोत्तर भारत का मतलब ईस्ट ऑफ तिस्ता से लेकर के बाकी जो इलाका है वो सारा पूर्वोत्तर भारत है। ईस्ट ऑफ तिस्ता, तिस्ता नदी के बारे में मालूम है आपको कि तिस्ता नदी यहाँ से निकलती है और ये तिस्ता नदी का इलाका है। तो तिस्ता नदी से पूर्व में जितनी भी जनजातियाँ हैं इस एरिया में, ये पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के नाम से जानी जाती हैं। तो इनमें बहुत सी जनजातियां हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है प्रमुख जनजाति जो इस इलाके की है वो है नागा जनजाति है। तो नागा जनजाति कहाँ मिलती है आपको? नागालैंड और उसके आसपास के इलाके में नागा जनजाति पाई जाती है। नागा हिल्स की पाई जाती है। पटकोई और लुशाई की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, पटकोई, लुशाई, अराकान की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर पटकोई, फिर मणिपुर में, मिज़ोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में नागा पूरे पूर्वोत्तर भारत में फैले हुए हैं। लेकिन ज़्यादा नागा जो हैं वो मिलते हैं नागालैंड में, जिनके नाम से ही वो एरिया है नागालैंड का। तो ज़्यादा नागा जनजाति है नागालैंड में मिलती है। इसके अलावा पूरे पूर्वोत्तर भारत में नागा जनजाति पाई जाती है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, मिज़ोरम हो, मणिपुर हो या कोई और इलाका हो, इस एरिया में नागा जनजाति मिलती है। नागा जनजाति के अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं इनको। जैसे नॉर्थ में इसको रंगपन के नाम से जानते हैं, कोयांग के नाम से जानते हैं। पश्चिम में इसको रेंगमा
रेंगमा के नाम से जानते हैं, सेमा के नाम से जानते हैं, या आगामी, अंगामी या आगामी के नाम से भी इनको जानते हैं। कई किताबों में आगामी और कई में अंगामी भी लिखा होता है। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं। नॉर्थ में रंगपन है, कोयांक है, पश्चिम में इसको रेंगमा है, सेमा है, अंगामी है। सेंट्रल भाग जो है इसमें फोम है, चग है, आओ जनजाति है, लोहता है, तो इसके नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिणी जो पूर्वोत्तर भारत है उसके दक्षिणी भाग में जो है इसको जो है काचा है, काबुई है, और पूर्वी जो क्षेत्र है, इसी का पूर्वी क्षेत्र है, उसमें टैंखुल बोलते हैं, तंखुल बोलते हैं। कई जगह टैंखुल है, कई जगह तंखुल है। ये कोल्पो, केंगू, कोल्पो, केंगू, कोल्पू केंगा भी बोलते हैं, कोल्पू केंगू भी बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग नाम है, नागा के अलग अलग एरिया में अलग अलग उपजातियों के नाम से ये फैली हुई है। अगर आप नागाओं की इकोनॉमिक्स देखें कि भाई कैसे इनकी आर्थिक स्थिति कैसी और कैसे इनकी कार्रवाई चलती है, तो मुख्यतः ये लोग कृषि करते हैं और शिकार करते हैं। शिकार के साथ साथ पशुपालन और मछली पालन भी करते हैं। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर जो ये करते हैं, ये पहाड़ी एरिया में रहते हैं। आपको पता है कि पहाड़ी एरिया में हम बड़े बड़े खेत नहीं बना सकते हैं, बड़ी बड़ी फार्म हाउस या बड़े बड़े खेत नहीं हैं, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, जूमिंग कृषि करते हैं। जूमिंग कृषि का मतलब स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं इसको, या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी ये जानी जाती है। ये होती क्या है जूमिंग कृषि, कि कुछ आदिवासी लोग जो हैं वो घुमक्कड़ प्रजाति के जो होते हैं, वो जिस जगह जाते हैं उस जगह जाकर वहाँ के जंगलों को साफ़ करके वहाँ पर कुछ साल खेती करते हैं, और कुछ साल खेती करने के बाद जब ज़मीन की उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से उठकर वो नई जगह चले जाते हैं। नई जगह पर जाकर फिर जंगल काटते हैं, फिर ज़मीन साफ़ करते हैं, फिर छोटे छोटे खेत बनाकर खेती करते हैं। 4, 5, 6, 7 साल वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ से आगे चले जाते हैं, नई जगह पर जंगल काटते हैं। तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि एक ही समुदाय द्वारा, एक ही परिवार द्वारा अलग अलग जगह पर जाकर के जंगलों को काटकर उनकी सफाई करके वहाँ पर खेती करना। इससे क्या है, पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है। हालांकि सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पर फिर भी कुछ स्थानों पर, पहाड़ी स्थानों पर, आदिवासी इलाकों में ये खेती होती है। इसके अलावा वो सीढ़ीनुमा खेती भी करते हैं। पहाड़ों को काटकर सीढ़ियाँ बनाकर छोटे छोटे लंबाई में खेत बना करके उनमें खेती की जाती है। तो बहुत ज़्यादा फसलें नहीं हैं, मोटे चावल उगाते हैं, मोटा अनाज उगाते हैं जो पहाड़ों में उग सकता है। शिकार में ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हंटिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और पशुपालन करते हैं, कुत्ता पालते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जो भी इस इलाके में, पहाड़ी इलाके में आ सकती है, वहाँ पर उसका पशुपालन ये करते हैं। आपको पहले भी बताया कि ये जो इलाका है पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत, तीस्ता नदी के पूर्व में, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, ठंडी जलवायु है, बारिश वाली जलवायु है, नम जलवायु है। तो बहुत कठोर जलवायु मिलती है इस इलाके में। कहीं बहुत नम है, जैसे दुनिया की सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र है मौसम ग्राम है, या मेघालय के पास चेरापूंजी। तो ये जो एरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अरुणाचल के पहाड़ी इलाके बहुत ठंडे होते हैं। नागालैंड के इलाके में घने जंगल हैं, उबड़ खाबड़ ज़मीन है। तो माउंटेन एरिया है, उबड़ खाबड़ एरिया है, वन है, ठंडा है, बारिश है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, नमी इतनी ज़्यादा होती है कि कीट पतंगे बहुत ज़्यादा नागालैंड के जंगलों में, इस जंगलों में पाए जाते हैं। तो भौगोलिक रूप से बहुत ही कठोर इलाका है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो खेती होती है वो सीढ़ीदार खेती के रूप में हो सकती है। बाग लगा सकते हैं, कुछ मोटे चावल की खेती होती है। मछली पालन है, जहाँ जहाँ पानी, तालाब, नदियाँ मिलती हैं उस इलाके में मछली पालन भी किया जाता है। जब ये शिकार करने जाते हैं नागाज, तो इनके प्रमुख जो हथियार हैं, तीर कमान है, दाव है, भाला है। इसके अलावा एक खुखरी जो नागाओं की परंपरागत हथियार होता है। अगर आप देखें इस तरफ, तो ये इस तरह का दाव होता है। ये एक लोहे का बना हुआ औजार होता है जिसके आगे धारदार लोहा, पीछे हैंडल लगा होता है, तो इसे दाव कहते हैं। और खुखरी जो है इस तरह का हथियार होता है, चाकूनुमा। ये प्रत्येक नागा अपने पास रखता है और इमरजेंसी में काम आता है। खुखरी ये कुल्हाड़ी के रूप में भी काम आता है, हथियार के रूप में भी काम आता है, चाकू के रूप में भी काम आता है। तो नागाओं के प्रमुख हथियारों में दाव है, और खुखरी भी इसका प्रमुख औजार या हथियार मानी जाती है। तो इनसे ये शिकार, भाला भी है, तीर कमान भी। कई बार कहा जाता है कि नागा जहर बुझे तीरों का इस्तेमाल भी करते हैं। तीरों के आगे जहर लगाकर, हल्का जहर लगाकर उससे भी ये शिकार करने जाते हैं। कुटीर उद्योग विकसित है इस इलाके में। शॉल बनाना,
कंबल बनाना, ऊन के कपड़े बनाना, ऊन की परिधान बनाना, जो घरों में टोकरियां बनाना, बांस का सामान बनाना, तीर कमान बनाना, तो घरों में रहकर भी ये उद्योग बनाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। वेशभूषा की अगर हम बात करें तो जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते हैं, कपास के जो कपड़े बने होते हैं कॉटन के, उनका इस्तेमाल करते हैं। अपने सजाने के लिए अपने आप को सिर पर सींग, जानवरों के सींगों का इस्तेमाल करते हैं, हैट का इस्तेमाल करते हैं, खाल, नाखून, दांतों का इस्तेमाल करते हैं। स्त्रियां आभूषण बनाने में पंखों का इस्तेमाल होता है अपने आप को सजाने के लिए। तो वेशभूषा में जानवरों का और कपास का ज़्यादा रोल इसमें होता है। भोजन में चावल इनका प्रमुख है। चावल पहाड़ी एरिया में चावल ही मिलता है। चावल को मछली के साथ या सब्जी के साथ या दाल भात के साथ खाते हैं, या मीट चिकन जो भी वहाँ पर उपलब्ध होता है। पशु पालते हैं, पशु का मांस भी खाते हैं, कुत्ते का मांस भी खा लेते हैं, सांप का भी खा लेते हैं, बकरी, भेड़ बकरी जिसका भी मांस यहाँ पर उपलब्ध होता है तो ये खा लेते हैं। क्योंकि जंगल में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, जो शिकार उपलब्ध होता है उससे ये अपना भोजन करते हैं। चूँकि पुराना समाज है तो जादू टोना पे बहुत यकीन रखते हैं। इनके यहाँ पर ओझा होते हैं जो जिनके पास कुछ देवी शक्तियाँ ये लोग मानते हैं, और अपनी सभी समस्याओं के लिए उसके पास जाते हैं। वो मंत्र पढ़ के, जादू टोना करके और उसका इलाज करता है। इनका मानना है कि उसकी दवाओं से ठीक हो सकते हैं, और शुभ कार्य के लिए इससे पहले भी ये जादू टोने का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस इलाके में जब मिशनरीज़ आए, अंग्रेज मिशनरीज़ आए, उन्होंने यहाँ पर शिक्षा का प्रसार किया, तो उससे नागा जनजाति में बहुत सुधार देखा गया है। अब ज़्यादातर नागाज लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। इस इलाके के लोग जो हैं स्कूल अच्छे आ गए हैं मिशनरीज़ के आने से। इस आदिवासी इलाके में बहुत ज़्यादा सुधार देखा गया है। तो नागाज जो है आज की डेट में भारत की प्रमुख जनजाति भी है, और इसके साथ साथ मिशनरी के आने के बाद वो मुख्य धारा में भी आने लगे हैं। नागा के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। उनमें से प्रमुख अन्य दूसरी जनजाति खासी जनजाति, जो इस इलाके की प्रमुख जनजाति है। खासी के बारे में आपको बताया कि खासी जनजाति कहाँ मिलेगी। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी क्षेत्र है मेघालय का, ये इलाका जो है, इस इलाके में आपको गारो खासी जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ मिलेंगी, गांव मिलेंगे, जनजातियों के नाम मिलेंगे। तो ये जो है तीनों ही पहाड़ियों के नाम याद रखने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट है। गारो खासी जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ भी हैं, जनजातियाँ भी हैं, गांव भी है, इलाका भी है। ये मेघालय में आपको देखने को मिलता है। अगर हम खासी जनजाति की सोशल क्लास की बात करें, उसकी उपभागों की बात करें, तो कई जगह इसको की साइम के नाम से भी जाना जाता है। किया सामेन या की सामेन साइम के नाम से भी जानते हैं, की लिंगोह के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो सब क्लासेस होती हैं उनकी विभाजन में मंत्री वंशज होते हैं जो उच्च वर्ग के होते हैं, प्रजा वंशज होते हैं जनजातियों में। तो इस प्रकार से इनकी सामाजिक क्लासेस होती हैं, चाहे वो की सायम हो, चाहे वो की लिंगो हो, मंत्री वंशज हो, प्रजा वंशज हो। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी सोशल सामाजिक जो है विभाजन किया हुआ है। अगर इनकी इकोनॉमी की बात करें, वही जो बाकी सब पहाड़ी इलाकों में होता है, जूमिंग कृषि होती है जो पहले बता चुके हैं क्या होती है। इसके अलावा टेरेस्ड फार्मिंग यानी कि सीढ़ीदार खेती, पहाड़ों को काट करके, ढलानों को काट करके सीढ़ियाँ बना करके उस पर खेती की जाती है। टेरेस कल्टीवेशन की जाती है। पहाड़ी इलाके में ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं होती है, अतः मोटा अनाज ही यहाँ पर उगाया जा सकता है। मोटा चावल होता है, बाजरा होता है। बाजरा हालांकि यहाँ नहीं होता है, लेकिन मोटा अनाज है। इसके अलावा जो है मकान आदि जो बनते हैं वो लकड़ी के, बांस के, पत्थर के और ताड़ के पत्तों में। ताड़ का पेड़ जो है वो नारियल के पेड़ की तरह से होता है, उसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े और मजबूत रेशे वाले होते हैं, तो उनसे भी मकान इत्यादि बनते हैं। जैसे लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बांस की झोंपड़ियाँ बना लेते हैं, पत्थरों की दीवारें बनाकर उस पर छप्पर जो है वो ताड़ के पत्तों का लगा लेते हैं। तो उस प्रकार से ये अपना मकान इत्यादि बनाते हैं। खासी जनजाति की खास बात है कि यहाँ पर पुत्री का बहुत महत्व है और महिला का ऊंचा दर्जा है। महिलाओं की बात को सम्मान से सुना जाता है, उनकी बात मानी जाती है, और स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण स्थान इनकी सोसाइटी में माना जाता है, जो खासी जनजाति हैं। फिर हालांकि ये चूँकि जनजातियाँ थी और जंगलों में रहती थी, पहाड़ों में रहती थी, लेकिन जब मिशनरीज़, ब्रिटिश मिशनरीज़ या जो दूसरे मिशनरीज़ थे, वहाँ उन्होंने जाकर यहाँ पर अभियान चलाए, स्कूल खोले, अस्पताल खोले और इनको नॉलेज वगैरह दी। उनके जाने से गारो खासी जयंतिया इलाके में भी काफ़ी सुधार देखा गया है, और अब जो गारो खासी और जनजातियाँ हैं ये भी मुख्य धारा से
जुड़ रही हैं और इनके समाज में भी जागृति आ रही है। इसी प्रकार से दूसरी जनजाति जो है वो चकमा जनजाति है, प्रमुख जनजाति, वो इस इलाके में मिलती है। ये जो इलाका है ये सारा चकमा का है। ख़ास तौर पर भारत म्यांमार सीमा, भारत और म्यांमार की बर्मा सीमा है, वहाँ पर चकमा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको देखने को मिलते हैं, भारत और म्यांमार की सीमा में। ये पहाड़ों में मिलते हैं, बेसिकली नागालैंड है, मणिपुर है, भारत में नागालैंड मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा ये बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ से भी चकमा शरणार्थी भारत में आते हैं और चकमा काफ़ी भारी संख्या में बांग्लादेश में भी मिलते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि चकमा जो हैं वो बिहार के थे, मूलतः बिहार के रहने वाले थे, जो बाद में किन्हीं कारणों से पूर्व की ओर धकेले गए और पूर्व की ओर धकेले गए, बाद में जाकर ये जंगलों में जाकर के बस गए और इनका जो मूल लिंक है, मूल जो संबंध है वो भारत के बिहार राज्य से माना जाता है। चकमाओं की एक और ख़ास बात है कि इनकी जो परंपराएं हैं, इनकी जो रीति रिवाज हैं वो बौद्ध और हिंदू परंपराओं से काफ़ी मिलते जुलते हैं। बौद्ध और हिंदू परंपराओं से इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज, इनके त्यौहार, इनका अन्य जो सामाजिक क्रियाकलाप करने का तरीका है वो बौद्ध और हिंदू परंपराओं से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है। यहाँ पर क्या है कि जूम कृषि की जाती है, वही जो सब जगह की जाती है पहाड़ों में। इसके अलावा शिकार किया जाता है, मछली पालन और मछली पकड़ने का काम किया जाता है, पक्षियों का बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं। और इन सभी जो जनजातियाँ नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं, इनकी एक और ख़ास बात है कि ये अपने नागा हो, चाहे चकमा हो, चाहे खासी हो, इनमें एक ख़ास बात है कि अपने मुंह से पक्षियों की अलग अलग आवाज़ें निकाल सकते हैं और ये अलग अलग आवाज़ें निकालकर पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और बाद में उनका शिकार करते हैं, उनको पकड़ते हैं। तो शिकार करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जानवरों की बोलियां तक बोलना इन लोगों को आता है। तो ये भी पक्षियों का शिकार भी करती है चकमा जनजाति भी। इस जनजाति में माछ भात यानी मछली और चावल जो है वो यहाँ का प्रमुख भोजन है। लकड़ी, बांस, तीर और भाला इनके प्रमुख हथियार होते हैं, जैसे कि बाकी लोगों के हैं। और इनकी एक ख़ास बात है कि इनके जो समाज होगा उसमें प्रधान जो है वो पिता प्रधान समाज है, यानी कि जो पिता है उसकी जो है बात मानी जाती है और वो जो है वो मुखिया के रूप में आता है और वो मुखिया की तरह से डील करता है और सभी जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो पिता करता है चकमा जनजाति में। दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख जनजातियाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। इसके अलावा हम अन्य जनजातियाँ भी अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और यदि कोई आपका सुझाव हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करें ताकि हमें आपकी बात, आपके भावनाएं पता लगे, उस हिसाब से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।